स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर में हम ग्लास प्रिज्म के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो ये एक ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है, इसमें 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से बने होते हैं। एक फ्रंट में ट्रायंगुलर बेस है और एक बैक में ट्रायंगुलर बेस है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं, एक येरा रेक्टेंगुलर सरफेस, एक येरा और एक येरा। 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं और ये तीनों रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस एग्जैक्टली सेम होते हैं, जैसे कि दोनों ट्रायंगुलर फेस एग्जैक्टली सेम होते हैं। और कोई भी 2 लेटरल सरफेस के बीच का जो एंगल होगा इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दोनों इन लेटरल सरफेस के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म होगा और ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अब हम देखें ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो हम कहते हैं जब भी लाइट ओब्लिकली एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो हमेशा लाइट बेंड हो जाती है, क्योंकि दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम की यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए दोनों में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी, इसलिए लाइट हमेशा बेंड होगी जब ओब्लिकली एंटर करेगी। तो यहाँ पर देखोगे पी क्यू आर आपको एक ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है। पी क्यू इसका एक ट्रायंगुलर फेस है और पी आर इसका दूसरा ट्रायंगुलर फेस है। ए बी है, ये इंसिडेंट रे हैं। पी क्यू फेस के इस पॉइंट पर यहाँ पर जो नॉर्मल है वो एन एन डैश है, वो इस फेस के परपेंडिकुलर है। तो जैसे ये स्लैंटिंग है तो वैसे ही नॉर्मल भी क्या होगा, स्लैंटिंग, ताकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। बी सी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और एम एम डैश आपका पी आर फेस के इस पॉइंट सी पर यहाँ पर नॉर्मल है एम एम डैश, और पी आर फेस ये इसका फेस है दूसरा ट्रायंगुलर, और सी डी आपकी इमर्जेंट रे है। तो आप देखोगे जैसे ही ग्लास प्रिज्म पर यहाँ पर, वैसे तो लाइट में बहुत सारी रेज होती है बट आपको समझाने के लिए ओनली एक सिंगल रे ले रहे हैं। तो जैसे ही इंसिडेंट रे ग्लास प्रिज्म पर फॉल होती है तो आपको पता है बाहर एयर है, अंदर ग्लास प्रिज्म है, और ग्लास प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है, सॉलिड से बना हुआ है, जबकि एयर गैसेस से बनी हुई है। गैसेस की या एयर की यहाँ पर डेंसिटी कम होती है, तो इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली। ग्लास बिकॉज सॉलिड होता है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो जैसे ही लाइट ग्लास के अंदर एंटर करेगी यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो रही है तो इसलिए रिफ्रैक्टेड रे जो बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। देखो ये आपका नॉर्मल है और इसकी तरफ बेंड हो रही है रिफ्रैक्टेड रे, और जैसे ही ग्लास से बाहर जाएगी ग्लास प्रिज्म से, वैसे ही लाइट आप देखोगे एम एम डैश नॉर्मल है और इमर्जेंट रे अवे द नॉर्मल हो रही है। ये देखो बाहर की और नॉर्मल का ये पार्ट है और इससे नॉर्मल से दूर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कम हो गया है और लाइट की स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर अवे द नॉर्मल होगी। तो आप देखोगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा ना, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और कुल मिलाकर आप कहोगे इंसिडेंट रे को जब आगे की ओर एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर लाइट रेज को जाना ऐसे चाहिए था, बट बिकॉज ग्लास प्रिज्म है तो रे जा ऐसे रही है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में इतना एंगल बनेगा। तो आप कह सकते हो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से इतना डेविएट होगी, कितना, इतना। तो इतना डेविएट हो गया, डेविएट मतलब चेंज हो गया उसका पाथ, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस चैप्टर में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखी थी, जो कि थिक रेक्टेंगुलर ग्लास शीट होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया गया पी क्यू आर एस। अब ये भी ग्लास से बनी होती है, तो आप देखोगे पी क्यू फेस इसका आर एस फेस के पैरेलल है, तो जितना रिफ्रैक्शन पी क्यू फेस यहाँ पर क्रिएट करेगा उतना ही इक्वल अमाउंट में आर एस फेस यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, बट दोनों के इफेक्ट यहाँ पर क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जितना यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट होगा उतना ही यहाँ पर उतना का उतना इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा आर एस फेस से। तो इसलिए जो ग्लास स्लैब की जब हम बात करते हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर थिक ग्लास शीट ही होती है, तो उस केस में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के हमेशा बराबर होगा जब आप ग्लास स्लैब की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे जब हम ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे तो ग्लास प्रिज्म में बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे जो ये फेस है पी क्यू फेस ट्रायंगुलर फेस, ये पी आर फेस के पैरेलल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो
एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस से डिफरेंट होगा और यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो कोई आपसे पूछे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के हमेशा बराबर होगा, और जबकि ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के हमेशा यहाँ पर डिफरेंट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है। तो आप देखोगे जब भी यहाँ पर एक वाइट लाइट की बीम है यहाँ पर ग्लास प्रिज्म पर फॉल होती है, तो अपने यहाँ पर 7 कलर्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे ये बनी हुई है वाइट लाइट, उनमें स्प्लिट हो जाती है। ये देखो यहाँ पर 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन को 7 कलर्स का एक बैंड मिल रहा है। ये देखो ऐसे सबसे टॉप मोस्ट रेड कलर है, नीचे वॉयलेट कलर है, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं 7 कलर्स के इस बैंड को। अब ये जो फिनोमिना है यहाँ पर वाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर में स्प्लिट होना, इसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं। और डिस्पर्जन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि इन 7 कलर्स की सबकी अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड कलर की यहाँ पर प्रिज्म के अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। स्पीड सबसे ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम होगा, तो इसलिए ये रेड कलर जल्दी से बाहर निकल जाएगा, इस पर प्रिज्म का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सबसे कम डेविएट होगी। आप देखो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, रेड कलर कहाँ हो रही है, बहुत कम डेविएट हो रही है। जबकि आप कंपैरेटिवली जो लास्ट कलर है वॉयलेट कलर, इसमें आप देखोगे इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है ग्लास प्रिज्म में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसकी स्पीड सबसे कम होएगी इसलिए, और इसकी वेवलेंथ भी सबसे कम होएगी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है। क्योंकि स्पीड सबसे कम होएगी तो ग्लास प्रिज्म के अंदर काफ़ी देर रहेगी, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी पर पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा इसके ही केस में होगा, तो ये सबसे ज़्यादा बेंड होएगी। तो यही जस्ट डिस्पर्जन है, बस लाइट का अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना यहाँ पर डिस्पर्जन कहलाता है। और डिस्पर्जन होता क्यों है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है जिससे उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो इसलिए रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी से निकल जाएगी। जबकि कंपैरेटिवली वॉयलेट कलर जो आपको इस बैंड में सबसे नीचे मिलता है तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो स्पीड भी सबसे कम हो जाएगी और ज़्यादा देर तक रहेगी, तो सबसे ज़्यादा डेविएट यही होएगी। तो आपको इन कलर को हमेशा ध्यान रखना है, टॉप वर्टेक्स होगा प्रिज्म का और नीचे बेस है, तो इस केस में आपको जो कलर्स का बैंड है वो क्या मिलेगा, रेड सबसे टॉप रेड कलर होगा, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, देन वॉयलेट कलर होगा। या आप ऐसे कह सकते हो बॉटम से टॉप की और जो कलर मिलेगा वो विग्योर होता है, जिसे हम शॉर्टली ऐसे बोलते हैं, वी मीन्स वॉयलेट कलर, आई मीन्स इंडिगो कलर, यहाँ देखते जाओ, बी मीन्स ब्लू कलर, जी मीन्स ग्रीन कलर, वाई मीन्स येलो कलर, ओ मीन्स ऑरेंज कलर और आर मीन्स रेड कलर। तो ये विग्योर मिलता है आपको बेस से टॉप की ओर, ऐसे करके याद कर सकते हो। और डिस्पर्जन का जो रीजन है, अगर आपसे पूछ ले स्पेक्ट्रम क्यों बनता है वो आपसे पूछ ले तो आपको यही लिखना है, क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और सब कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इसलिए वो लीस्ट डेविएट होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा जो कि वॉयलेट कलर होता है, उसकी स्पीड सबसे कम होगी, इसकी वेवलेंथ भी सबसे कम होगी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेविएट होगी। तो यही इसका कारण है कि लाइट अपने अलग अलग कलर्स में यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि सभी कलर्स की अपने यहाँ पर एंगल से बेंड होगी जैसे ही ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, क्योंकि सबकी स्पीड डिफरेंट है, इसलिए वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और यहाँ पर स्पेक्ट्रम क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर वाइट लाइट क्या होती है। कोई भी सनलाइट की सिमिलर लाइट हो जो कि एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करे 7 कलर्स का, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर वाइट लाइट। तो आप इसका ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, बट एग्जाम में पूछे तो आपको ये डायग्राम बना के आना है, वो तो जस्ट आपको प्रैक्टिकल दिखाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसके बाद हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देखते हैं 7 कलर्स के वाइट लाइट के अंदर। तो आप देखोगे ये दोनों ग्लास प्रिज्म है, ये एक ग्लास प्रिज्म है, इसका वर्टेक्स ऊपर और बेस नीचे है, जबकि दूसरा ग्लास प्रिज्म इसके जस्ट उल्टा रखा हुआ है, इसका वर्टेक्स नीचे और बेस ऊपर है। तो जब आप उल्टा रखोगे तभी आपका रिकॉम्बिनेशन होगा उन 7 कलर्स का। तो आप देखोगे यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, जैसे ही ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगी सारी की सारी लाइट
रेज अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट होएगी, बेंड होएगी, और जैसे ही इससे बाहर आ रही है फिर से बेंड होएगी, क्योंकि फिर से रिफ्रैक्ट होएगी, और जैसे ही इस ग्लास प्रिज्म में एंटर कर रही है फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर से बेंड हो रही है। और जितना यहाँ पर रिफ्रैक्शन ये ग्लास प्रिज्म क्रिएट कर रहा है उतना ही रिफ्रैक्शन ये ग्लास प्रिज्म उतने ही अमाउंट में क्रिएट करेगा, बट अपोजिट होगा। जितना इफेक्ट उसने क्रिएट किया है उतना इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। और इसलिए जो टोटल इफेक्ट है यहाँ पर, जब रेज यहाँ पर बाहर आएगी तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको फिर से वाइट लाइट एंटर कर रही थी और वाइट लाइट ही फिर से मिल रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी आपको रिकॉम्बिनेशन करना होगा वाइट लाइट के 7 कलर्स का, तो जो दोनों प्रिज्म है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक का वर्टेक्स ऊपर होगा और दूसरा का वर्टेक्स नीचे होगा, और इसका बेस नीचे है तो इसका बेस ऊपर होगा, तभी आपको 7 कलर फिर से वापस वाइट लाइट में रिकम्बाइंड हो जाएंगे और आपको फिर से वाइट लाइट मिलेगी। और रीजन यही है, जैसे कि हमने ग्लास लैब में नहीं देखा था, दोनों फेस क्या करते हैं इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट रिफ्रैक्शन क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ये क्रिएट करेगा उतने अमाउंट में यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा। यहाँ पर ये 7 कलर में स्प्लिट हो रही थी रेज, और यहाँ पर ही क्या हो रही है 7 कलर फिर से रिकम्बाइन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल रिफ्रैक्शन तो होगा, इक्वल अमाउंट है, बट अपोजिट होगा। यहाँ पर स्प्लिट हो रही है, यहाँ पर रिकम्बाइन हो रही है, तो इसलिए आपको फाइनली एक वाइट पैच मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपको प्रैक्टिकल है, बट अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो यही सारी स्टोरी लिखनी है। ये आपकी देखो वाइट लाइट की बीम आ रही है, जैसे ही अंदर एंटर करेगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और सारे लाइट की रेज अलग अलग एंगल पर यहाँ पर बेंड होएगी, क्योंकि सबकी यहाँ पर वेवलेंथ अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। फिर लाइट ग्लास प्रिज्म से बाहर आएगी तो फिर से बेंड होगी कि स्पीड फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और फिर से अगर एंटर करेगी तो फिर से बेंड हो रही है, देखो, क्योंकि फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है, सबकी स्पीड फिर से चेंज हो रही है। और फाइनली यहाँ पर जितना अमाउंट ये क्रिएट कर रहा है उतना ही इक्वल अमाउंट में रिफ्रैक्शन ये क्रिएट करेगा, बट अपोजिट होगा। आप कोई भी रख लो, एक देखोगे यहाँ पर इसका वर्टेक्स ऊपर होगा और इसका बेस नीचे होगा, तो इसका वर्टेक्स नीचे और इसका बेस ऊपर हो, उस केस में लाइट इस टाइप से आएगी। ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ओरिएंटेशन आप मतलब इस प्रिज्म को ऐसे ही बनाना है और इस प्रिज्म को ऐसे ही रखा हुआ बनाना है, तो ही आपका एग्जैक्ट सही डायग्राम होगा और एग्जैक्ट सही प्रैक्टिकल भी होगा। और यहाँ पर आपको ये 7 के 7 कलर फिर से वाइट लाइट में रिकम्बाइन हो रही है। आ भी वाइट लाइट रही थी और मिल भी आपको इमर्जेंट रे भी आपको क्या मिल रही है, वाइट लाइट ही मिल रही है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लाइट ओब्लिकली एंटर करे डेंसर से रेयर मीडियम में। तो आप देखोगे ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो बिकॉज यहाँ पर स्पीड यहाँ पर लाइट की इंक्रीज हो जाएगी, और इस केस में ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन में, और नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ये देखो दूर हो रही है, तो ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब सेकंड केस में अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिए, ये देखो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया। ये देखो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका इंक्रीज हो गया। अब अगर आपने और थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो उस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, और ये देखो आपने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर इतना इंक्रीज कर दिया, और उस केस में आपकी रिफ्रैक्टेड रे ये वाली होगी, ये वाली, और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ आप यहाँ पर देखोगे 90 डिग्री बन रहा है। ये देखो ये रहा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है। अब इस जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल इसलिए बोलते हैं, अब इस एंगल से अगर आपने ज़रा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, इवन 1-2 डिग्री भी, तो उस केस में लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। ये देखो ये आपका थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये देखोगे यहाँ पर थीटा आपका क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इससे ये ज़्यादा एंगल इंक्रीज हो रहा है, क्रिटिकल एंगल भी है जो कि पहले था। बट अब हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, थीटा आपका क्रिटिकल एंगल बनेगा, क्योंकि थीटा क्या है आपके, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था 90 डिग्री, तो ये आपका थीटा क्रिटिकल एंगल हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो इस केस में लाइट ये देखो जो कि ये रे थी पहले रिफ्रैक्ट हो रही थी, अब क्या बन गई, रिफ्लेक्ट हो रही है इसी मीडियम के अंदर।
तो कुल मिलाकर लाइट वापस उसी मीडियम में वापस आ रही है, तो इसलिए ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो आप कहोगे जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात जब करेंगे, जब सारी की सारी लाइट कम्प्लीटली 100% रिफ्लेक्ट हो जाए और 1% भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, तो जब हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो टू कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो लाइट ओब्लिकली एंटर करे डेंसर टू रेयर मीडियम में, डेंसर टू रेयर मीडियम में हमेशा एंटर करेगी, तभी तो लाइट क्या होगी, वेदा नॉर्मल होगी, रेयर मीडियम में एंटर करेगी। सेकंड, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, उसी केस में लाइट क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो कुल मिलाकर कंप्लीटली टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रेनबो की। तो आप देखोगे यहाँ पर ये रेनबो का डायग्राम शो किया हुआ है। तो आप देखोगे रेनबो कब बनता है, जब बरसात भी हो रही होती है और साथ में सूरज भी उगा हुआ होता है। रेनबो जब बनेगा जब सूरज आपके सिर के पीछे होगा और रेनबो हमेशा आपकी आंखों के सामने बनेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो सन हमेशा रेनबो के अपोजिट होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना, सन हमेशा आपकी पीछे बनेगा और रेनबो है वो आपकी आंखों के आगे बनेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सन और रेनबो। तो सन से यहाँ पर लाइट, वाइट लाइट आ रही है। जैसे ही यहाँ पर ये पानी की बूंदें हैं, पानी की बूंदें भी ग्लास प्रिज्म की तरह वर्क करेगी। तो यहाँ पर लाइट सबसे पहले रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होती सभी कलर्स, अलग अलग कलर्स की यहाँ पर अलग अलग स्पीड होगी, तो इसलिए डिस्पर्स्ड हो जाएगी लाइट 7 कलर्स के अंदर। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर लाइट अंदर ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर रही है। अब इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हम नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर दिखा नहीं रखा, बट कुछ थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है पानी की बूंदों से, तो इसलिए हम इसे जस्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे जब हम रेनबो के बारे में बात करेंगे। ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही और फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही, फिर से अब बाहर आ रही है यहाँ पर पानी की बूंदों से, तो बाहर आ रही है वाटर ड्रॉपलेट से, तो फिर से बेंड हो रही है। इसलिए यहाँ पर सारे कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग स्पीड है, तो सारी अलग अलग क्या हो रही है, यहाँ पर बेंड हो रही है। और आप देखोगे यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में रेड कलर है और सबसे नीचे वॉयलेट कलर है। ये पूछते भी है क्वेश्चन, रेनबो में कलर का सीक्वेंस बताना, ये ग्लास प्रिज्म में कलर्स का सीक्वेंस बताना। तो टॉप मोस्ट कलर होता है यहाँ पे रेड कलर होता है सबसे ऊपर, नीचे सबसे वॉयलेट कलर होता है विबग्योर। अगर आप बॉटम से टॉप देखोगे तो विबग्योर ही आपका इसमें क्रिएट होगा। तो 3 फिनोमिना आपको रेनबो में दिखते हैं, पहला रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको रेनबो की बात करेंगे तो हम इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इस केस में थोड़ी बहुत लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है, सारी की सारी लाइट 100% रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इसलिए इस केस में हम इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो PYQ यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म इमर्जिंग दे गिव स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। ऑब्वियसली वो 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाती है, असर्शन ट्रू है। रीजन है इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट दैन रेड लाइट बैंड मिनिमम, वॉयलेट लाइट बैंड मैक्सिमम। ये स्कैटरिंग के कारण थोड़ी ना होता है, डिस्पर्ज होती है लाइट अलग अलग कलर्स के अंदर, क्योंकि अलग अलग कलर्स की यहाँ पर अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग यहाँ पर वेवलेंथ होती है, इसलिए लाइट अलग अलग एंगल्स पर बेंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो जिसके कारण क्या होती है, रेड कलर सबसे कम बेंड होता है, कम से कम, और जबकि वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो रीजन आपका गलत है, ससन आपका ट्रू है। उसके बाद है थिन बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल ऑन फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन स्क्रीन। तो मैंने कहा ही है पहले ही, ची रेनबो ची ग्लास प्रिज्म और टॉप टू बॉटम आपको ध्यान रखना है। हमने क्या याद किया था, बॉटम टू टॉप याद किया था, विबग्योर होता है। देख लो वी कहाँ आ रहा है, सबसे लास्ट में वी यहाँ रहा है, तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा कलर का, VBGYONER है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको वाइट लाइट इंसिडेंट रे है, ये आपको इमर्जेंट रे मिल रही है। तो जो सबसे कम बैंड हो रही है ऑब्वियसली वो क्या होगी, रेड कलर होगी, सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर होगी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, हमने डायग्राम बना के शो किया था सारा का सारा, बस उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना के लिख देना। R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और D एंगल ऑफ डेविएशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाथ ऑफ लाइट रे रिफ्रैक्टेड थ्रू ग्लास प्रिज्म इज रिवर्स्ड हाउ विल द एंगल ऑफ डेविएशन चेंज। बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसका रीज़न आप देखो, मैं अभी बताती हूँ। फर्स्ट केस क्या था, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी इमर्जेंट रे है। ये कब है, जब आप यहाँ से लाइट को देख रहे हो। अब अगर हम कह रहे हैं कि जो पाथ है लाइट का रिवर्स कर दे, इट मीन्स अगर ये हम इंसिडेंट रे ले ले, इसी को ये अगर हम इंसिडेंट, इसमें बहुत सारी लाइट की बीम है, तो हम कहेंगे लाइट की बीम आ रही है, इस बीम को अगर हम यहाँ पर इंसिडेंट रे ले लें और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो हो जाएगी और ये आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। अगर आप यहाँ खड़े हो तो उस केस में ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, ये आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको दोनों ही केस में एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलेगा। जितना एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, वैसे ही जब इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो उतना ही आपको यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जस्ट ये है कि एक बार आप यहाँ से देख रहे हो, आप ऐसे समझ सकते हो, और एक बार आप यहाँ से देख रहे हो लाइट रे को, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कि मैं कह दूं, एक बार आप कहाँ से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो लाइट रे को, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे होगा। और एक केस में आप यहाँ से लाइट रे देख रहे हो, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे होगा। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर, दोनों के दोनों केस में यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन बिल्कुल सेम होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 2026 में पूछा गया था। जो हमने बोला है वही सारा टेक्सचुअल फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ पर डिस्कस नहीं किए थे, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बहुत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सम पर्सन्स हैव डिफिकल्टी टू सी द ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट ड्यूरिंग नाइट। ऑब्वियसली सम पर्सन सफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो उनमें विटामिन ए, सबसे पहले आप देखो डिम लाइट को देखने के लिए हमारी रोड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो या तो उस पर्सन में नंबर ऑफ रोड सेल्स कम हो गई है, या फिर विटामिन ए की कमी हो गई है जिसके कि रोड सेल्स का इफेक्ट कम हो गया है। तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो ऑब्वियसली असर्शन आपका ट्रू है यहाँ पर। अब रीजन इसका दे रखा है, कौन सी रिस्पोंड लेस टू इल्यूमिनेशन। तो कौन क्या होती है आपकी रेटिना पर प्रेजेंट कौन सेल्स होती है, और वो तो क्या होती है, इल्यूमिनेशन के रिगार्डिंग ही वर्क करती है। जब ब्राइट लाइट या नॉर्मल लाइट होती है तभी वो वर्क करती है, कम लाइट में लेस तो वो रिस्पॉन्ड करती नहीं इल्यूमिनेशन के लिए, जबकि ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है इल्यूमिनेशन मतलब लाइट के लिए, इल्यूमिनेट मतलब लाइट आने के लिए। तो इसलिए आपका जो रीजन है यहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि कौन सेल्स होती है ना, कौन शेप में ही होती है, ये क्या करती है, कौन रिस्पॉन्ड मोर टू द इल्यूमिनेशन। तो रीजन आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे तब ये क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको करना हो तो खुद यहाँ पर देख लेना, अगर जिसने ये टॉपिक कर लिया हो, नहीं तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन आई हैज मोर फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्वियसली होता है, आप अपनी एक आंख से 150 डिग्री तक देख सकते हो और दोनों आंखें मिलके आपको 360 डिग्री तक का व्यू देती है। तो ह्यूमन आई क्या करती है, हमें मोर फील्ड देती है व्यू का। ऑब्वियसली ये सही है, आप 360 डिग्री तक का व्यू ले सकते हो अपने दोनों आई से। इसके बाद रीजन, फॉर अ नॉर्मल आई फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। ऑब्वियसली हमारी जो आइस है, दूर तक के ऑब्जेक्ट को, अगर आपकी आइस नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इन्फिनिटी तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो रीजन भी ट्रू है। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट जो रीजन आपको असर्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपका यहाँ पर होगा आंसर, इधर होगा, ये होगा, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और पहले वाले में क्या था, हमारा ए करेक्ट था और आर रॉन्ग था। देख लो कहाँ पर है, ये ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है, इसमें बी होगा सेकंड वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, कुछ नहीं है यहाँ पर। जो लाइट है पास हो रही है ग्लास स्लैब से, और इसमें बताया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के हमेशा बराबर होता है। तो ऑब्वियसली बराबर होगा। किन केस में दे रखा है, इस और इस केस में। बट आप देखोगे अंदर जाते ही लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, तो लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होएगी बैंड। तो ग्लास स्लैब के हम अंदर की बात कर रहे हैं, ग्लास के अंदर जैसे ही ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी,
लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो उस केस में बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी तो उस केस में आपका बेंड हो जाएगी, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो इमर्जेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रीजन यही है क्योंकि ग्लास स्लैब क्या होती है, दोनों फेसेस पैरेलल होते हैं जैसे कि मैंने समझाया। तो उस केस में दोनों फेसेस इक्वल बट अपोजिट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्योंकि जैसे ही ग्लास के अंदर ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड अंदर जाकर कम होगी। तो इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस से हमेशा कम होगा ग्लास स्लैब के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। ये तो मैंने वैसे ही कहा था, ग्लास प्रिज्म इक्विलेटरल होता है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेसिस से मिलकर बना होता है। मार्क द एंगल, ये क्वेश्चन हमने कर रखा, आप देख लेना सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो बीम पी क्यू ऑफ वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म ABC एज सोन, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमर्जेंट बीम एज इट फॉल्स ऑन अ स्क्रीन। तो आपको यहाँ पर डिस्पर्जन दिखाना है कि वाइट लाइट 7 कलर्स में यहाँ पर स्प्लिट हो रही है। उसके बाद है आल्सो राइट द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड, क्या है डिस्पर्जन, रीजन क्या है वो भी मैंने डिस्कस किया। जो स्पेक्ट्रम का रीजन था ना, स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, वही यहाँ पर डिस्पर्जन का रीजन आएगा सेम। यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट विच कलर ऑफ लाइट हैव हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कौन सा कलर कम लेगा, तो हम सभी को पता है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो उसकी स्पीड सबसे कम होएगी, और यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और जबकि कंपैरेटिवली रेड कलर की यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड ग्लास प्रिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो यही बताना था। और आप यहाँ पर देखोगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं, वो हमें कहते हैं रिफ्रैक्शन को हम एन से शो करते हैं। एन इज इक्वल टू, इट मीन्स रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, हमेशा एक कांस्टेंट आपको वैल्यू देता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हर एक यहाँ पर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है जो कि C3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जिसे हमने C से शो किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मीडियम है दूसरा, उसकी स्पीड चेंज होएगी, तो इसलिए हम हमेशा कहेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम एयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम कहेंगे ये दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। अब बिकॉज यहाँ पर रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये V सबसे ज़्यादा होगा रेड कलर का, तो उस केस में N क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम होगा। सिर्फ स्नेल लॉ से ही हम बता रहे हैं। और जबकि आप कहोगे, जबकि वॉयलेट कलर की स्पीड सबसे कम होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए उसका अगर V कम हो गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्शन, तो V कम हो गया तो ये सारी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो सेकेंड लॉ, बट यही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, और जिसे हम एयर में लाइट की स्पीड अपॉन में उस मीडियम में लाइट की स्पीड के बराबर होता है ये, तो उससे आप शो कर सकते हो। कुल मिला के आप ऐसे कह दोगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो लाइट की स्पीड के क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये था कि सेकंड लॉ को यूज करते हुए आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो रेनबो के रिगार्डिंग है, जो हमने सारा बताया था वही सारा का सारा करना है। बस आपको डिस्पर्जन को A से शो करना है, मार्क A कर देना है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पर B शो कर देना है, और रिफ्रैक्शन फिर से हो रहा है उसको आपको C शो कर देना है वहाँ पे डायग्राम में। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, स्टेट इट कॉजेज, ये हमने कर ही लिया डिस्कस सारा का सारा। और ये भी ए ग्लास प्रिज्म इज एबल, ये दोनों के दोनों 24 में ही आए हुए क्वेश्चन है। ए ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम
while white light passes through light, but a glass slab does not produce any spectrum। तो इसमें कुल मिलाकर ये है, अगर वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है तो उस केस में स्पेक्ट्रम क्रिएट कर रही है, जबकि जब वाइट लाइट ग्लास स्लैब से पास होगी, ग्लास स्लैब आएगा इधर, ग्लास स्लैब से पास हो रही है तो उस केस में स्पेक्ट्रम क्रिएट नहीं करती। तो इसका रीजन हमने देखा ही था, वही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेना आप। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, प्रिज्म ABC, ये आपका प्रिज्म ABC है, बेस BC नीचे है, इज प्लेस्ड एट डिफरेंट ओरिएंटेशन, ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म एज शोन इन फिगर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप से थर्ड कलर की बात कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डेड थ्रू द कलर ऑफ द स्काई। तो स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और इट मीन्स आपको टॉप से थर्ड कलर कौन सा ब्लू कलर मिलेगा किस ग्लास प्रिज्म के केस में। तो हमने क्या देखा था, अगर वर्टेक्स ऊपर हो और बॉटम नीचे हो तो बॉटम से टॉप तक का क्या कलर होता है, विबग्योर, VIB। तो बॉटम से जब हम देखेंगे तो बॉटम से जो थर्ड कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर होगा, जो कि स्काई का होता है। तो कुल मिलाकर आपका क्या होना चाहिए, बेस से यहाँ पे हम कलर को देखेंगे तो बेस कहाँ पर है आपका, वहाँ से कलर को देखेंगे तो बेस आपका ये रहा, तो बेस आपका ये रहा, तो वर्टेक्स आपका नीचे होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से थर्ड कलर जो आपको दिखेगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लू कलर होगा। विबग्योर में थर्ड कलर ब्लू आता है, और जब हम बॉटम से देखते हैं तभी वो थर्ड कलर होता है। तो यहाँ पर आपका बेस ऊपर है, वर्टेक्स नीचे, और जो आपको कलर दिखेगा वो ब्लू कलर दिखेगा ऊपर से। और एक बात और, अगर आपका बेस ऊपर हो गया और वर्टेक्स नीचे हो गया तो जो लाइट की बीम है ना वो अभी आपको ऐसे ही आनी चाहिए, ऐसे आएगी, तभी आपको क्या दिखेगा, जो ऊपर सबसे टॉप मोस्ट कलर जब यहाँ पर देखेंगे तो वॉयलेट कलर दिखेगा, और बॉटम में जो कलर दिखेगा वो रेड कलर होगा। तो बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो मैं इसीलिए कह रही थी प्रिज्म के केस में ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है, भी आपने प्रिज्म को रखा कैसे है, उसी से सारा का सारा फिनोमिना डिस्कस हो रहा है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि स्टार्स टिमटिमाते हैं, प्लैनेट नहीं टिमटिमाते, और हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, जब सन उगता है या सन छिपता है जब हमें रेड क्यों दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे फिनोमिना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।